आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि EBS के अंतर्गत देखेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण कि पर्यावरण में किस प्रकार से प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण के प्रकार क्या क्या होते हैं, वायु प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत देखेंगे कि मफलर क्या होता है। उसके बाद जल प्रदूषण देखेंगे क्या होता है। जल प्रदूषण में देखेंगे कि किस तत्व के मिलने से कौन सा रोग होता है, जैसे जल में पारा मिलने से मिनीमाता रोग हो जाता है। तो सभी तत्वों को और उनसे होने वाले रोगों को एक हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि किस तत्व से कौन सा रोग होता है। और ऐसी ट्रिक आपको बता देंगे कि आप कभी भी फिर भूलेंगे नहीं कि किस तत्व से कौन सा रोग होता है, यानी कि आप एक बार में ही उसको याद कर लेंगे और देखते ही जान जाएंगे कि इस तत्व के मिलने से ये रोग होता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि सिर्फ हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं या जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पर्यावरणीय प्रदूषण होता क्या है। तो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक व अन्य कारकों के विपरीत परिवर्तन से पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है। यानी कि पर्यावरण के जो भौतिक कारक हैं, रासायनिक कारक हैं, जैविक कारक हैं और या जो अन्य कारक हैं उनके विपरीत परिवर्तन से, यानी कि उनके अनचाहे परिवर्तन से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसी को ही पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। जैसे अगर वो अनुकूल प्रभाव ही करें, यानी कि अगर वो प्रतिकूल प्रभाव ना करें कोई, तो प्रदूषण उत्पन्न ही क्यों होगा। जब कोई भौतिक या रासायनिक कारक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं यानी कि अनचाहा परिवर्तन करते हैं, तभी पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है। तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत देखेंगे कि ये किस प्रकार से फैलता है या इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो जो वायुमंडल में पहुंचकर रासायनिक क्रिया करके या बिना रासायनिक क्रिया किए प्रदूषण फैलाते हैं, इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो वायुमंडल में गैसें या तत्व पहुंचकर किसी तत्व या गैस के साथ रासायनिक क्रिया करके प्रदूषण फैलाती हैं, उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। या कुछ तत्व या कुछ गैसें ऐसी हैं जो बिना रासायनिक क्रिया किए हुए प्रदूषण फैलाती हैं, उनको भी हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी गैसें हैं जो रासायनिक क्रिया करके वायु प्रदूषण फैलाती हैं और कौन कौन सी गैस या तत्व हैं जो बिना रासायनिक क्रिया किए हुए वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि वायु प्रदूषण किस प्रकार से फैलता है। तो इसमें यह भी था कि रासायनिक क्रिया करके या वायुमंडल में बिना रासायनिक क्रिया करके या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों पे टिक करेंगे, क्योंकि ये वायुमंडल में रासायनिक क्रिया करके भी वायु प्रदूषण फैलाती हैं गैसें और बिना क्रिया किए हुए भी प्रदूषण फैलाती हैं। तो देखेंगे जैसे नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड कि कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में रासायनिक क्रिया करके वायु प्रदूषण फैलाती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में रासायनिक क्रिया करके प्रदूषण फैलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में रासायनिक क्रिया करके वायु प्रदूषण फैलाती है। नाइट्रस ऑक्साइड वो भी वायुमंडल में रासायनिक क्रिया करके वायु प्रदूषण फैलाती है। तो आप कैसे जानेंगे कि कौन सी गैस रासायनिक क्रिया करके वायु प्रदूषण फैलाती है। तो जिस भी गैस के अंत में आपको ऑक्साइड मिल जाए, तो जिस भी गैस के अंत में आपको ऑक्साइड मिल जाएगा, वे सभी गैसें रासायनिक क्रिया करके वायुमंडल में वायु प्रदूषण फैलाती हैं। क्वेश्चन भी बन चुका है कि इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में रासायनिक क्रिया करके वायु प्रदूषण फैलाती है। तो जिस भी गैस के अंत में आपको ऑक्साइड मिल जाए, आप आंख बंद करके उस गैस पर टिक मार देना, वो रासायनिक क्रिया करके ही वायुमंडल में वायु प्रदूषण फैलाती है। उसके बाद हम देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और उसके बाद हो गया एसिड अम्ल। ये सभी रासायनिक क्रियाएं नहीं करती, यानी कि वायुमंडल में ये रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं और बिना रासायनिक क्रिया किए हुए वायु प्रदूषण फैलाते हैं। अगर आपको किसी के अंत में अम्ल मिल जाए तो आप आंख बंद करके उसमें बिना रासायनिक क्रिया किए हुए लगा देंगे टिक। यानी कि अगर पूछा जाए कि निम्न में से
कौन सा तत्व वायुमंडल में बिना रासायनिक क्रिया किए हुए वायु प्रदूषण फैलाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, जिसके लास्ट में आपको अम्ल मिल जाए आप वो बिना रासायनिक क्रिया किए हुए वायुमंडल में वायु प्रदूषण पे टिक कर देंगे। उसके बाद प्रमुख बिंदु देख लेंगे कि प्रमुख बिंदु क्या हैं। मानव को सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में पता लगा था। यह क्वेश्चन भी बन चुका है कि मानव को सबसे पहले किस प्रदूषण के बारे में पता लगा था। तो मानव को सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में पता लगा था। उसके बाद देख लेंगे कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक लाइकेन है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक क्या है, तो ये लाइकेन है। लाइकेन, काई को ही लाइकेन कहते हैं। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण में देख लेंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या होती है। ध्वनि प्रदूषण आप जानते हैं कि क्या होती है और कैसे उत्पन्न होती है। तो हमको ये नहीं बताना है कि ध्वनि प्रदूषण कैसे उत्पन्न होती है, क्योंकि शोर शराबा, तेज आवाज़, यही सब है जो ध्वनि प्रदूषण के कारण बनते हैं। लेकिन हम सिर्फ उनको जानेंगे या उन तथ्यों को जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्वनि से संबंधित है। तो इसको आप याद रखेंगे ध्वनि प्रदूषण में कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित है। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो डेसिबल यानी कि डीबी में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है। तो डेसिबल यानी कि इसको डीबी में व्यक्त करते हैं। या ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। उसके बाद ध्वनि आवृत्ति मापी जाती है, तो ये हर्ट्ज में मापी जाती है। इसको भी याद रखेंगे कि ध्वनि आवृत्ति मापी जाती है तो HZ यानी कि हर्ट्ज में मापी जाती है। उसके बाद वायु प्रदूषण देखेंगे, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण में इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको कम समय में अच्छी तैयारी करनी है। यानी कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, आप सागर में एकदम डूब गए। आपको कम पढ़ना है, यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो उसके बाद देखेंगे हम जल प्रदूषण की जल प्रदूषण क्या होता है। तो जल में ठोस प्रदूषक प्रवेश करने से निम्नलिखित रोग होते हैं। आपको ये नहीं पढ़ना है कि जल प्रदूषण कैसे होता है। जानते ही हैं आप कि जल में गंदा पानी मिलने से या मीलों या जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनसे जो द्रव्य पदार्थ निकलता है, उनकी जो वाटर लाइन पाइप होती है उनके द्वारा जो पदार्थ निकलता है वो नदियों या नहरों में मिल जाने से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसी को जल प्रदूषण कहते हैं। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है कि जल प्रदूषण से रोग कैसे होते हैं, यानी कि जल में क्या मिल जाने से उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जल में ठोस प्रदूषक प्रवेश करने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जल में क्या मिलने से उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ठोस प्रदूषक मिलने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तत्व के मिलने से कौन सा रोग होता है और इसको हम ट्रिक से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आर्सेनिक कि आर्सेनिक के मिलने से कौन सा रोग होता है। तो आर्सेनिक के मिलने से ब्लैक फुट रोग होता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे। तो आर्सेनिक में आप देख रहे होंगे कि सा में आपको ए मिल रहा है, सा में आपको ए मिल रहा है। उसके बाद जो सा जो है आप देख रहे होंगे 1 नंबर पे कौन है, आ है, 2 नंबर पे सा है, 3 नंबर पे ना है, 4 नंबर पे का है। ये देख रहे हैं आप। और ब्लैक फुट में आप देख रहे हैं कि वाह 1 नंबर पे है, ला 2 नंबर पे है। तो आप देख रहे होंगे कि 2 नंबर पे ए आपको मिल रहा है, 2 नंबर पे ए मिल रहा है आपको आर्सेनिक में। और ब्लैक फुट में भी आपको 2 नंबर पे ए मिल रहा है। तो आप इस ट्रिक से याद रखेंगे कि आर्सेनिक में 2 नंबर पे ए मिल रहा है, ब्लैक फुट में आपको भी 2 नंबर पे ए ही मिल रहा है। यानी ए और ए ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, ए और ए। तो इसको आप याद रखेंगे कि आर्सेनिक से ब्लैक फुट, यानी कि 2 नंबर पे दोनों एक ही परिवार के सदस्य मिले, ए और ए। तो आप इसको ट्रिक से याद रखेंगे, ए और ए ब्लैक फुट, आर्सेनिक, आर्सेनिक से ब्लैक फुट। उसके बाद अब हम देखेंगे कैडमियम कि कैडमियम रोग कैसे होता है। तो कैडमियम में आप देख रहे होंगे कि जो का है वो 1 नंबर पे है, डा है 2 नंबर पे है, माँ है जो 3 नंबर पे है। फिर उसमें देखेंगे इटाई, इटाई कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। तो इटाई में आप देख रहे होंगे ई 1 नंबर पे, टा 2 नंबर पे, फिर ई 3 नंबर पे। तो कैडमियम में आप 3 नंबर में माँ में देख रहे होंगे कि छोटी ई की पाई लगी है,
माँ में आप देख रहे होंगे कि छोटी ई की पाई लगी है, आपको दिख रहा होगा कि माँ में छोटी ई की पाई लगी है। और इटाई इटाई में भी आप 3 नंबर पे देख रहे होंगे कि बड़ी ई की पाई लगी, यानी कि ई और बड़ी ई एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि ई और बड़ी ई दोनों का जब सदस्य परिवार तभी तो पूरा होगा जब दोनों लोग मिलेंगे। तो एक ई तो कैडमियम में 3 नंबर पे आ ही गई, और इधर इटाई इटाई में भी 3 नंबर पे बड़ी ई आई, तो दोनों लोग जब मिल गए ई और बड़ी ई तो उनका परिवार पूरा हो गया। तो इसी से आप कैडमियम को इटाई इटाई से जोड़कर पढ़ेंगे कि छोटी ई बड़ी ई, 3 नंबर पे छोटी ई, 3 नंबर पे बड़ी ई, जब दोनों लोग एक ही परिवार के मिल गए तो वो पूरा परिवार हो गया। तो कैडमियम इटाई इटाई। उसके बाद देखेंगे हम पारा। तो पारा में आप देख रहे होंगे कि दोनों में बड़ा बड़ा, और इधर मिनी माता, इसमें भी दोनों में बड़ा बड़ा। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे कि जब आपको बड़ा बड़ा दिख जाए और रोग में भी बड़ा बड़ा दिख जाए तो वही हो जाएगा, यानी कि पारा मिनी माता, दोनों में बड़ा बड़ा। तो आप देखते ही जान जाएंगे कि पारा मिनी माता। उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रेट। और नाइट्रेट से कौन सा रोग होता है, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो नाइट्रेट में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि टा में आपको आधा रा मिल रहा है, ये नीचे जब ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, और इधर आप सिंड्रोम में देख रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर सिंड्रोम में भी है। तो आप जैसे ही इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि नीचे आधा रा लगा हुआ है, आप उसको पकड़ लेंगे कि नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि दोनों में आपको नीचे रा मिल रहा है लगा हुआ। जब ये स्ट्रक्चर आपको जैसे ही दिख जाए आप दोनों को कॉमन कर लेंगे, यानी कि नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये आपको रोग याद हो गए होंगे कि किस तत्व से कौन सा रोग होता है। इस ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो आप यकीन मानिए कभी भी नहीं भूलेंगे, ना आपसे कभी गलत होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।